Assalamualaikum viewers, I am Minal Khalid. I hope you are fine. Today my lecture on strength of acid. In this lecture we will discuss about scale of acidity, scale of basicity and also discuss the strength of acid and base by single scale. चलो हम स्टार्ट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी concept कि दैट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज़ डिटर्मन बाय इट्स टेंडेंसी टू प्रोवाइड प्रोटोन कि जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट था वो कहता था कि हमारे पास जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो उसकी इस एबिलिटी पर डिपेंड करती है कि वो प्रोटोन डोनेट करता है कि नहीं करता। अगर वो प्रोटोन को इजीली डोनेट कर देता है डैट मीन्स कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर वो प्रोटोन को डोनेट नहीं करता डैट मीन्स कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा वीक है। आगे हमारे पास जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है उसको हम मेजर करते हैं उसकी आयोनाइजेशन कांस्टेंट से। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है कि हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को किस तरह मेजर करते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि वो आयोनाइजेशन कांस्टेंट से है। उसके अलावा डिफरेंट मीडियम हैज़ डिफरेंट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटोन ड्यू टू विच एसिडिटी ऑफ पर्टिकुलर एसिड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट डिफरेंट है बट सेम एसिड है तो उसकी टेंडेंसी डिफरेंट होगी, क्योंकि डिफरेंट मीडियम यानी जो सॉल्वेंट होते हैं उनकी एबिलिटी डिफरेंट होती है प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की। यानी अगर हमारे पास सॉल्वेंट वाटर है तो उसकी कोई और एबिलिटी होगी, अगर एथेनॉल है उसकी कोई और एबिलिटी होगी प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मीडियम पर्टिकुलर एसिड हैज़ डिफरेंट टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटोन कि जो एक सेम एसिड जो है होता है उसकी डिफरेंट टेंडेंसी होती है प्रोटोन को डोनेट करने की वजह से। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करती है उसकी टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटोन। तो इस पॉइंट में बस यही कहा गया है। और नेक्स्ट हम एक इक्वेशन लिखते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरह आयोनाइजेशन होती है एसिड की। लेट्स सपोज हमारे पास H कोई भी एसिड है उसको हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में H2O में। नेक्स्ट वो हमारे पास डिज़ोल्व हो जाता है H3O पॉजिटिव मीन हाइड्रोनियम आयन बनता है प्लस A नेगेटिव। अब ये हमारे पास होगी कॉन्जुगेट एसिड और जो A होगा ये हमारे पास है कॉन्जुगेट बेस। एसिड से हमारे पास बनती है कॉन्जुगेट बेस और जो हमारे पास बेस होती है उससे बनता है कॉन्जुगेट एसिड। ये आप सबको पता है कि वाटर हमारे पास एम्फोटेरिक है विच मीन्स कि ये एट अ टाइम एसिड भी एक्ट कर सकता है और बेस भी एक्ट कर सकती है। यहाँ पे H ये हमारे पास एसिड है और H2O ये बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। आगे आप सबको पता है कॉन्जुगेट एसिड का और कॉन्जुगेट बेस का कि एसिड से जो बनता है वो कॉन्जुगेट बेस होती है जब वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है और बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड बना लेती है। आगे हम KC लिखते हैं। KC मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऊपर हमारे पास आता है प्रोडक्ट और नीचे आता है रिएक्टेंट्स नीचे आ गए, प्रोडक्ट ऊपर आ गए। अब इसमें हम प्रोडक्ट लिखते हैं H3O ऊपर, A नेगेटिव भी ऊपर आ गया हमारे पास और ये नीचे आ गया HA रिएक्टेंट और H2O। और जो KC होता है ये हमारे पास K इक्विलिब्रियम के इक्वल ही होता है। अब आपको पता है कि जब वाटर हमारे पास लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट हो जाए तो क्या होता है कि वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो चेंज नहीं होती। इफ़ वाटर इज़ प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस its concentration does not change कि फिर उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो चेंज नहीं होती। अब आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि वाटर की कंसंट्रेशन 55.5 मोल पर DM³ होती है जब वो लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो K इक्विलिब्रियम है वाटर इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वाटर H2O और इधर वाली साइड पे हमारे पास आ जाएगा H3O और A नेगेटिव
नीचे आ गया HA। अब जो ये K इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय वाटर है ये बराबर होता है KA के। KA इज़ इक्वल टू H3O A नेगेटिव HA। अब जो KA हमारे पास आया है वो ही हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट है, उसको हम एसिडिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। KA इज़ इक्वल टू एसिडिटी कांस्टेंट, यानी के इक्विलिब्रियम को और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और वाटर को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है KA। उसे हम एसिडिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं और आयनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो यही आयनाइजेशन कांस्टेंट हम माइग्रेट करने के लिए स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं। एसिड की स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारे पास मेजर्ड होती है आयनाइजेशन कांस्टेंट से। तो ये KA उसी को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर KA की वैल्यू हमारे पास होगी लार्जर, इफ़ it is larger, it means that the acid is strong। कि अगर हमारे पास KA की वैल्यू लार्ज होगी तो एसिड हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास स्मॉल होगी तो जो एसिड होगा फिर वो एसिड जो होगा वो हमारे पास वीक होगा। तो अगर ये बात आप लोगों ने ध्यान रखना है इस बात का कि MCQ में पूछा जा सकता है कि अगर KA की वैल्यू लार्ज हो तो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो वीक होगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर KA की वैल्यू लार्ज हो तो एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, अगर KA की वैल्यू स्मॉल हो तो एसिड जो होगा वो वीक होगा। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड्स आ जाते हैं और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में HBr आ गया, उसके अलावा HCl आ गया एंड H2SO4 आ गया। दे हैव, इनकी अब मैं KA वैल्यू बताती हूँ आपको। दे हैव KA जो होगी वो 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है, कि इनकी जो KA की वैल्यू होगी वो 1 से ज़्यादा होगी। उसके बाद जो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड है, मीन एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, उसकी KA वैल्यू हमारे पास होगी लेस देन 10⁻⁻⁴। अब मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि अगर KA की वैल्यू लार्ज होगी तो डैट मीन्स कि एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, अगर KA की वैल्यू स्मॉल होगी डैट मीन्स एसिड वीक होगा। अब ये देखें यहाँ पे KA की वैल्यू 1 से ज़्यादा है इनऑर्गेनिक एसिड में, डैट मीन्स इनऑर्गेनिक एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होंगे। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक एसिड है उनकी जो वैल्यू होती है KA की वो 10⁻⁴ से कम होती है। डैट मीन्स हमारे पास ये जो होंगे ये यानी ऑर्गेनिक एसिड जिसमें आ जाता है एसिटिक एसिड आ जाता है और बेंजोइक एसिड आ जाता है, तो ये हमारे पास होंगे वीक हो जाएंगे। ये क्यों वीक हो गए? क्योंकि इनकी KA वैल्यू जो है वो लेस है 10⁻⁴ से। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास एसिटिक एसिड की क्या KA वैल्यू है और बेंजोइक एसिड की। अब एसिटिक एसिड की हमारे पास वैल्यू आ गई 1.75 10⁻⁵ और बेंजोइक एसिड की KA वैल्यू भी देख लेते हैं। बेंजोइक एसिड 6 10⁻⁵। अब आप लोगों ने देखना है कि इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है। यहाँ पे देखिए ये 1.75 है, मीन के इसकी जो एसिटिक एसिड की KA वैल्यू है वो लेस है बेंजोइक से, तो बेंजोइक जो होगा वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा। बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। कि एसिटिक एसिड से बेंजोइक एसिड हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट हम PK वैल्यू अब PK हमारे पास क्या है? इट इज़ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KA। के PK हमारे पास क्या है? नेगेटिव लॉग है KA का माइनस लॉग KA का। अब ये हमें किस बारे में बताता है? इट टेल्स अस अबाउट एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम
प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कि ये हमें हाइड्रोजन एटम जो कि हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट होता है उसके बारे में बताता है pKa वैल्यू। अब हम देखते हैं कि अगर pKa वैल्यू हमारे पास लोअर हो और Ka वैल्यू पे उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। उसके अलावा इसमें pKa भी आगे जाके हम डिस्कस बेस के केस में करेंगे, लेकिन एसिड के केस में देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर pKa वैल्यू लो हो, सही है, यानी लो pKa हो हमारे पास, तो क्या होगा, Ka जो होगा उसकी वैल्यू हमारे पास हाई होगी, तो जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात आप लोगों ने ध्यान से देखनी है। तो एसिड हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर pKa वैल्यू हमारे पास हाई हो, तो अगर pKa वैल्यू हाई हो तो Ka वैल्यू जो होगी वो लो हो जाएगी और एसिड हमारे पास हो जाएगा वीक, एसिड वीक। अब आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि Ka वैल्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है pKa के, जबकि Ka वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी स्ट्रेंथ के, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। कि अगर हमारे पास pKa वैल्यू लो होगी, इसका मतलब है Ka वैल्यू हाई होगी तो एसिड हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग। अगर pKa वैल्यू हमारे पास हाई होगी, Ka वैल्यू लो होगी तो एसिड होगा वीक। Ka वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है pKa के और Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के। ये बात आप लोगों ने ध्यान से देखनी है, सही है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो MCQs में पूछी जा सकती हैं। बस आपको इस बात का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि किस तरह Ka वैल्यू इफ़ेक्ट करती है हमारी एसिड की स्ट्रेंथ पे और किस तरह pKa वैल्यू हमारी एसिड की स्ट्रेंथ को इफ़ेक्ट करती है। अब एक और पॉइंट कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड having pKa वैल्यू इन नेगेटिव, कि उसकी जो pKa वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी, इन नेगेटिव रेंज। मीन के जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी pKa वैल्यू नेगेटिव रेंज में होगी। अगर नेगेटिव रेंज में होगी तभी तो वो हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग होगा ना, क्योंकि pKa वैल्यू जितनी ज़्यादा लेस होगी, Ka वैल्यू उतनी ज़्यादा हाई होगी, तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आगे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि HCl की वैल्यू pK हमारे पास क्या है, pKa वैल्यू HCl की हमारे पास होगी -7 और HBr की होगी -9, उसके अलावा HI की होगी -10। तो इसको हम उसके ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी pKa वैल्यू सबसे ज़्यादा लेस होगी, तो HCl सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर आप देखें -7 के बाद -9 है, फिर HBr होगा, एंड पे हमारे पास HI होगा। यानी कि अगर हम pKa वैल्यू से इनको अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद HI, क्योंकि HCl की जो pKa वैल्यू है वो -7 है, HBr की -9 है और HI की -10 है। तो इस हिसाब से हमारे पास होगा। तो अगर मैं एसिटिक एसिड की और बेंजोइक एसिड की बात करूँ, एसिटिक एसिड की pKa वैल्यू होती है हमारे पास 4.74, pKa वैल्यू की बात हो रही है, Ka वैल्यू की बात नहीं हो रही, और 4.20 हमारे पास होती है बेंजोइक एसिड की। अब इसमें हमने वो देखना है, वो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जिसकी pKa वैल्यू लेस होगी, तो वो बेंजोइक एसिड है। अब बेंजोइक एसिड हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसकी pKa वैल्यू लेस है देन एसिटिक एसिड। अब हम ये भी देखते हैं कि डिसोसिएशन के बाद किस तरह इसकी pKa वैल्यू पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम HCl को लें, उसको वाटर में डिज़ोल्व करें, तो हमारे पास बनता है H3O, विच मीन्स डैट कॉन्जुगेट एसिड है प्लस Cl नेगेटिव। ये हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस ये है, सही है, और H3O पॉजिटिव हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड है। यहाँ पे क्या होगा, HCl की वैल्यू पहले हमारे पास थी -7 pKa वैल्यू। अब जब डिसोसिएशन होगी तो इसकी pKa वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1.74 इज इक्वल टू -1.74 हो जाएगी। अगर हम एसिड लें, फॉर एग्जांपल मैं एसिटिक एसिड ले लेती हूँ CH3COOH प्लस, उसको भी इसी तरह हमने वाटर में डिज़ोल्व कर देना है, सही है।
वाटर यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ बेस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एम्फोटेरिक होता है। एट अ टाइम ये उसके तौर पे एक्ट कर सकता है, बेस के तौर पे भी और एसिड के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। अब ये हमारे पास आ गया कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस होगी, और ये हमारे पास हो गया कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। अब यहाँ पे पहले हमारे पास एसिटिक एसिड की क्या वैल्यू थी, pK 4.74 थी इसकी pKa वैल्यू। जब ये डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएशन के बाद इसकी pKa वैल्यू हमारे पास होगी -1.74। डैट मीन्स दैट स्ट्रॉन्ग एसिड चेंज इनटू वीक एसिड, के जो स्ट्रॉन्ग एसिड चेंज इनटू वीक एसिड, वीक एसिड आफ्टर डिसोसिएशन, के डिसोसिएशन पे उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि जब वो डिसोसिएट होंगे तो अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वीक में। अगर वो हमारे पास पहले ही वीक है तो वो डिसोसिएशन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग में। एंड वीक एसिड चेंज इनटू strong acid after dissociation, after dissociation। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्केल ऑफ बेसिसिटी। एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन from an acid and strength of base, कि अब हम स्ट्रेंथ ऑफ बेस को किस तरह मेजर करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज मेजर्ड बाय इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही हमारे पास होता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और यही हमारे पास होता है बेसिसिटी कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं और बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है फ्रॉम एसिड। अब हमारे पास कोई भी बेस है, उसका वाटर के साथ एक्ट करवाते हैं H2O। अगर वाटर के साथ जब वो रिएक्ट करेगी तो कॉन्जुगेट एसिड और बेस बनेंगे प्लस OH। उसको भी सेम उसी तरह हमने अरेंज करना है जिस तरह पीछे किया था एसिड की फॉर्म में, के इक्विलिब्रियम ऊपर हमारे पास आ गए प्रोडक्ट और नीचे हमारे पास आ जाएंगे रिएक्टेंट्स B और H2O। अब ये H2O इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा के इक्विलिब्रियम के साथ, के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय वाटर, वाटर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर बच गया हमारे पास BH पॉजिटिव OH नेगेटिव, उसके अलावा B। अब जिस तरह हमने एसिड के फॉर्म में किया था कि जो के इक्विलिब्रियम और वाटर था वो हमारे पास इक्वल आ गया था KA के। यहाँ पे बेस की बात हो रही है, स्केल ऑफ बेसिसिटी है, तो ये हमारे पास बराबर होगा KB के, यानी KB हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू BH पॉजिटिव और साथ OH नेगेटिव और डिवाइड में B आ जाएगा। अब ये जो KB है इसे हम बोलेंगे दिस KB बेसिसिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड बेसिसिटी कांस्टेंट। कि ये हमारे पास बेसिसिटी कांस्टेंट है एंड ये मेजर करता है, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। सेम उसी तरह जिस तरह एसिडिटी कांस्टेंट क्या करता था, तो यहाँ पे इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ बेस, वो जो था KA वो मेजर करता था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को, जो KB है वो मेजर करेगा स्ट्रेंथ ऑफ बेस को। यहाँ पे भी सेम KB की अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो मीन के बेसिसिटी ज़्यादा होगी, हमारे पास बेसिसिटी ज़्यादा होगी। अगर KB की वैल्यू लेस होगी डैट मीन्स के बेसिसिटी भी हमारे पास होगी लेस बेसिसिटीज।
अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है अमोनिया एंड पैरिडीन कि इनमें से कौन सी स्ट्रॉन्ग बेस है। अब हमने इसकी Ka वैल्यू लिखनी है। अमोनिया की 1.8 10⁻⁻5 है और इसकी 2 10⁻⁻9 है, -9। अब आप लोगों ने यही नहीं देखना 1.8 या फिर 2, आपने यहाँ पे 10 की पावर भी देखनी है कि अगर माइनस में वैल्यू हमारे पास छोटी है तो उसका मतलब है वो ज़्यादा है, अगर माइनस में उसकी पावर में वैल्यू ज़्यादा आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू कम है। तो यहाँ पे अमोनिया की K वैल्यू ज़्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और हमारे पास जो पैरिडीन है वो वीक बेस है। पैरिडीन वीक बेस है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके अलावा इसमें भी हमारे पास pKa आ जाता है जो कि नेगेटिव लॉगरिथम है, pKbn है जो कि नेगेटिव लॉग है किसका, Kb का। अब इसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास डाईमिथाइलअमीन और मिथाइलअमीन। डाईमिथाइलअमीन इसमें भी सेम उसी तरह है कि अगर pKa वैल्यू जो होगी, pKb वैल्यू हमारे पास लेस होगी तो Kb की वैल्यू जो होगी वो हाई होगी। जब Kb की वैल्यू हाई होगी तो वो जो बेस होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो डाईमिथाइलअमीन, उसके बाद हमारे पास आ गया मिथाइलअमीन। तो डाईमिथाइलअमीन की वैल्यू 3.23 है, pKb की वैल्यू की मैं बात कर रही हूँ और ये 3.36 है। अब आपने देखना है कि इसकी वैल्यू जो होगी pKb की लेस होगी, जिसकी वैल्यू लेस होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो मेरे पास डाईमिथाइलअमीन की वैल्यू लेस है pKb और मिथाइलअमीन की जो है वो ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा बेसिक होगी, मोर बेसिक, और ये हमारे पास होगी लेस बेसिक। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किस तरह हम एक सिंगल स्केल से मेजर कर सकते हैं अगर हमारे पास एसिड दिया हो या बेस दिया हो। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, स्ट्रेंथ ऑफ बेस बाय सिंगल स्केल। अब हमारे पास जो भी मसलन Ka को हम मल्टीप्लाई करेंगे Kb के साथ, जो Ka की वैल्यू हमारे पास थी वो आपको पता है H3O पॉजिटिव थी और A डिवीज़न में इस पर हमारे पास आ गया था Ha, और जो हमारे पास Kb की वैल्यू थी वो थी BH पॉजिटिव OH नेगेटिव, डिवीज़न में था उसका B। अब जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे A के साथ A हो गया, B के साथ B कैंसिल आउट हो गया, इस वाले H के साथ हमारे पास वो उधर वाला H हो गया, ये वाला। अब क्या बचा हमारे पास H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव, किसके इक्वल है, Ka मल्टीप्लाई बाय Kb के। अब ये जो हमारे पास होगा ये सेल्फ आयोनाइजेशन है। सेल्फ आयोनाइजेशन अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो इस तरह वाटर आयोनाइज होता है। फॉर एग्जांपल H2O प्लस H2O, तो हमारे पास एक बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन मीन H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ये जो Ka मल्टीप्लाई बाय Kb है वो इक्वल होगा Kw के। अब हमारे पास H एंड OH कंसंट्रेशन इन प्योर वाटर के H की H एंड OH आयन कंसंट्रेशन इन प्योर वाटर वो कितनी है, कंसंट्रेशन इन प्योर वाटर इज़ 1×10⁻⁻7 मोल पर dm क्यूब, कि वो हमारे पास इतनी है, मोल पर dm क्यूब के इक्वल है। अब जो Kw है वो क्या है हमारे पास, वो है आयनिक प्रोडक्ट है या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट है वाटर के लिए। अब उसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी है, Kw। अब Kw जो है इसे हम बोलेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयनिक प्रोडक्ट है ये हमारे पास, या फिर ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट।
फॉर वाटर, फॉर वाटर। अब इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1×10⁻⁻14 25 सेल्सियस पे, यानी इसकी वैल्यू है 1×10⁻⁻14 एट 25 सेल्सियस। मीन के रूम टेम्परेचर पे KW की वैल्यू 1×10⁻14 है, जबकि हमारे पास जो वाटर में H और OH आयन की कंसंट्रेशन है वो इक्वल है 1×10⁻7 मोल पर DM³ के। अब अगर हम KW का लॉग लें, PKW इज़ इक्वल टू 14 के इक्वल आता है। ये आप कैलकुलेटर पे भी फाइंड कर सकते हैं, तो ये 14 के इक्वल ही आएगा KW की वैल्यू का अगर हम लॉगरिथम लें। अब जिस तरह KA की वैल्यू हमारे पास यानी KA मल्टीप्लाई बाय KB था, इसकी वैल्यू थी हमारे पास किसके बराबर, KW के बराबर। अब क्या होगा कि PKA प्लस आएगा यहाँ पे PKB इज़ इक्वल टू PKW, सही है। इसकी वैल्यू आ गई 14 के इक्वल, ये PK आ गया, ये प्लस PKB आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे पास PKA दिया हो, PKB हमने फाइंड करना हो तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये आई जो हमारे पास, दिस इक्वेशन, अब ये किस चीज़ के लिए यूज़फुल है, दिस इक्वेशन इज़ यूज़फुल फॉर कन्वर्टिंग PKB value into PKA after ये आ जाएगा कि PKB वैल्यू इंटू PKA फॉर बेसिस आएगा। अगर हमारे पास PK वैल्यू दी गई हो, PKB हमने फाइंड करनी हो, और तो यहाँ पे क्या होगा कि PKB इधर रहेगा और 14 में से हम PK की वैल्यू को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास PKB की वैल्यू आ जाएगी, और ये सेम केस ही PKA के साथ होगा। आई होप आपका आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज मेरा ये टॉपिक हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।